चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सीए इंटर के लिए हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, सीए इंटर में आपका ये जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ना है। और मैं आज आपके साथ इस टॉपिक के बारे में करने वाला हूं डिटेल से डिस्कशन। क्या होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, टॉपिक का मतलब, और क्या इस चैप्टर की आपके सिलेबस में वैल्यू है। मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटा, इनकम टैक्स में आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने मिलकर के पढ़ा हुआ है हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये इनकम टैक्स का जो टॉपिक है ये कहने को थियोरेटिकल पेपर भी है, कहने को ये प्रैक्टिकल पेपर भी है, कहने को ये लॉ भी है। इसमें सब चीजों का मिक्सअप है। इसमें रूल भी है, इसमें सेक्शन भी है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, हर एक चीज है जो हमें पढ़नी है। और एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप में से जो बच्चे पढ़ लिख करके सीए बनने वाले हैं, आप सब लोगों की प्रैक्टिस में आपको मैं बता दूं, इनकम टैक्स अगर काम आएगा तो इनकम टैक्स का चैप्टर पीजीबीपी ही काम आपके पास आने वाला है। ये बात मान के चलना। सबसे ज्यादा आपके पूरे सिलेबस में या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिस की लाइफ में सबसे ज्यादा काम आपको पीजीबीपी हेड से ही मिलने वाला है। और इसीलिए मैं इस चैप्टर की बाल की खाल आपके लिए उतार के छोड़ने वाला हूं। ये बात आप मानकर चलना। मैं इतना बढ़िया से आप लोगों को ये टॉपिक करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बेटा मैं आपको बता दूं, आपकी इनकम टैक्स में ये इनकम का थर्ड हेड है। आप सब लोगों को पता है, इससे पहले दो हेड आप पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरीज। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 में इनकम फ्रॉम सैलरीज आपका बनता है। सेक्शन 18, 19, 20, 21 डिलीट हो गए हैं। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है। और अगर मैं बात करूं आज की क्लास में पीजीबीपी जो टॉपिक है, सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक, सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है पीजीबीपी। शॉर्ट फॉर्म में मैं इस चैप्टर का नाम रखने वाला हूं पीजीबीपी। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आपकी बुक में भी कई जगह ये टॉपिक मिलेगा लिखा हुआ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बजाय शॉर्ट में लिखा होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन। सब लोगों को मैं बता दूं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये हमारे इस टॉपिक का नाम है। और इसमें हम लोग दो तरह के लोगों को जनरली कवर करने वाले हैं। अगर कोई पर्सन जॉब करके इंप्लॉयर इंप्लॉई के रिलेशनशिप में अगर कमाने वाला है पैसा, तो हम उसे टैक्सेबल करते हैं अंडर द हेड सैलरीज, मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर किसी पर्सन के पास हाउस प्रॉपर्टी की आती है रेंटल इनकम, तो उस रेंटल इनकम को हम कवर करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। थर्ड हेड जो कि आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां मैंने दो वर्ड डिस्कस किए। एक वर्ड मैंने डिस्कस किया बिजनेस और एक वर्ड मैंने डिस्कस किया प्रोफेशन। अब सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन आज की क्लास में मैं टॉपिक के बारे में पूरा बता दूंगा कि भाई ये टॉपिक बनाने का बेसिक फंडा क्या है, क्यों इस चैप्टर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और किस तरह से हम इस चैप्टर में काम करने वाले हैं। और मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है इनकम टैक्स का जिसको आप पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा अपनापन सा फील होगा, आपको बड़ा अपनापन महसूस होगा। यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, पी एंड एल तो मैंने पढ़ा हुआ है, 11th 12th क्लास के अकाउंट्स में ये सब चीजें तो मैंने अकाउंट्स में पढ़ ली थी। तो क्या है इसमें नया, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसके अंदर नया। लेकिन मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की एक खास बात, कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको इसमें अपनापन महसूस होता है, लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन में कई सारे छोटे छोटे डाउट्स आपको आने स्टार्ट होंगे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आपके डाउट आने स्टार्ट होंगे, लेकिन जब चैप्टर को देखेंगे पढ़ेंगे, मैं रूल बताऊंगा, बातें बताऊंगा, आप बोलेंगे सर ये तो मेरे को पता है, ये तो ऐसे होना चाहिए, ये रूल तो सर ऐसे बनना चाहिए। आपको अपनापन सा महसूस होगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने रूल्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। इसलिए केवल अब ये फील करके कि यार ये तो अपनापन सा लग रहा है, आप इसको लाइटली मत लेना। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं,
बहुत सारे सेक्शन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब सब बच्चे फटाफट से बता दो, इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या? फटाफट से मेरे को रिप्लाई कर दो, उसके बाद मैं आगे की बात डिस्कस करूंगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां मेरे पास एक टॉपिक है बिजनेस और एक वर्ड मेरे पास है प्रोफेशन। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 सब सेक्शन 13, ये हमारे सामने टॉपिक बनेगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 13, ये टॉपिक मेरे पास बनेगा सेक्शन 52 सब सेक्शन 13 डेफिनेशन ऑफ बिजनेस के लिए होगा। और मैं आपको बता दूं सेक्शन 2 सब सेक्शन 36, ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा बनेगा किसके लिए? प्रोफेशन की डेफिनेशन के लिए। तो एक वर्ड मेरे पास आता है बिजनेस, एक वर्ड मेरे पास आएगा प्रोफेशन। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताने वाला हूं कि भाई बिजनेस और प्रोफेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं। बिजनेस क्या है पहले मैं ये बताऊंगा, प्रोफेशन क्या है मैं पहले ये बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा कि दोनों को एक ही कैटेगरी में रखने के पीछे क्या लॉजिक है। ये मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। सब बच्चे मेरे साथ लाइव कनेक्ट हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से ये टॉपिक करवाऊं। देखो भाई, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक तरह का कोई ट्रेड है, बिजनेस एक तरह का कोई कॉमर्स है जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज को सेल एंड परचेज करते हैं। जिसमें आप क्या करते हैं? जिसमें आप गुड्स और जिसमें आप सर्विसेज को सेल्स करके, जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज को सेल्स करते हैं और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बिजनेस करने का मतलब ये होता है कि जिसमें आप गुड्स को और जिसमें आप सर्विस को क्या करेंगे बेटे? सेल, और इनको सेल करके आप जनरेट करेंगे रेवेन्यू। तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं बिजनेस का। तो बिजनेस एक तरह का ट्रेड या एक तरह का कॉमर्स है जिसमें हम लोग गुड्स और सर्विसेज को सेल करने वाले हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। ये तो हो गया हमारा बिजनेस। अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या होता है? आपकी स्किल्स, आपकी स्किल्स और प्लस आपकी डिग्री, आपकी जो स्किल्स हैं और आपकी जो डिग्री है, आपका जो प्रोफेशन अलाउ करता है, जिस तरह की नॉलेज आपके पास है, स्किल्स और डिग्री, इन दोनों को मिलाकर आप पब्लिक को अपनी सर्विसेज देते हैं और चार्ज करते हैं फीस। आप चार्ज करते हैं फीस, तो वो आपके लिए हो गया प्रोफेशन। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक वर्ड है बिजनेस जिसका मैंने अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन देने की कोशिश की है, और एक है प्रोफेशन जिसका मैंने अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन देने की आपको कोशिश की है। तो एक हमारे पास है बिजनेस, एक हमारे पास है प्रोफेशन। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, एक वर्ड और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है वोकेशन। एक वर्ड मैं और डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है वोकेशन। लेकिन वोकेशन के लिए पर्टिकुलर कोई सेक्शन नहीं है। वोकेशन जो वर्ड है वो प्रोफेशनल में से ही निकाला गया है। जो वर्ड मैंने यूज किया वोकेशन, वो प्रोफेशन में से ही निकाला गया है। तो आप सब बच्चे बोलेंगे सर बिजनेस में, प्रोफेशन में और वोकेशन में क्या डिफरेंस है? तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करेंगे बिजनेस की, तो बिजनेस में आप गुड्स और सर्विसेज को सेल करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसको खरीदने के लिए आप पैसे खर्च भी करेंगे। मतलब एक तरफ आपके पास है रेवेन्यू, एक तरफ आपको करने पड़ेंगे एक्सपेंस, और उनको कंपेयर करके एक्सपेंस और इनकम का जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए बनने वाला है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल बंदे की, तो प्रोफेशनल लोग वो हैं जो अपनी स्किल्स और डिग्री के बिहाफ पर अपना प्रोफेशन करते हैं और अपनी फीस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से। जैसे कि एक सीए हो गया, सीएस हो गया, हमारे जैसे सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना, या कोई आर्किटेक्ट हो गया, जो अपनी डिग्री और स्किल्स के बिहाफ पर अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं और उसके बदले में अपनी फीस जो है वो चार्ज करेंगे। उसे हम लोग नाम देने वाले हैं प्रोफेशन का। और तीसरा हमारे पास एक वर्ड आता है वोकेशन। वोकेशन जो वर्ड होता है वो निकला तो प्रोफेशन में से है, लेकिन प्रोफेशनल में और वोकेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जिनके पास डिग्री भी है और जिनके पास स्किल्स भी है। जिनके पास डिग्री और स्किल्स दोनों होंगी उन्हें हम लोग नाम देने वाले हैं प्रोफेशनल का, और जिनके पास डिग्री नहीं है चाहे स्किल हो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं वोकेशनल। जैसे कि अगर मैं बात करूं वोकेशनल की, तो जितने भी कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, ये सब लोग वोकेशनल होते हैं। कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब लोग क्या होते हैं? ये एक तरह की स्किल्स यूज करते हैं। से
अगर मैं आपको बोलूं एक सिंपल सी बात कि मैंने अपने घर में कारपेंटर लगाना है, तो मैं क्या चेक करूंगा? उसकी स्किल्स चेक करूंगा। मैं देखूंगा कि भाई आप काम कैसा करते हो। मैं उसको बोलूंगा चलो आप दिखाओ आप काम कैसा करते हो। आपने जो प्रीवियस लेवल पर काम किया वो दिखाओ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि भाई तुमने बीए किया है, बीकॉम किया है, क्या डिग्री किया है, बताओ जरा मेरे को, उसके बाद मैं आपको काम दूंगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको हार्ट सर्जरी करवानी है, आपको हार्ट सर्जरी करवानी है, हार्ट सर्जरी करवाने के लिए आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, तो सर्जरी तो आप डॉक्टर से ही करवाओगे ना। अगर जाके डॉक्टर कह दे कि भाई हमारा जो कंपाउंडर टाइप बंदा है, तो वो जूनियर लेवल पे जो बंदा है वो आपकी हार्ट सर्जरी करेगा, आपका हार्ट तो वैसे ही फेल हो जाएगा। सही बात है या नहीं है? क्योंकि आपको उस बंदे पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। तो डिपेंड इस बात पर करेगा कि वोकेशनल कौन होंगे जिनके पास डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल कौन होंगे जिनके पास डिग्री है। तो मैं आपको बात बता दूं कि अगर तीन तरह के लोग, एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक वोकेशन, तीन तरह के लोग हमारे सामने यहां कवर्ड होंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। सब बच्चे बताइए, ये वाली बात सब लोग बताइए, ये वाली बात क्लियर है क्या? बताइए जरा सब बच्चे फटाफट से मेरे को बताइए, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? इतना आपको क्लियर होगा तब मैं से आगे बढ़ूंगा। बिजनेस और प्रोफेशन की बात मैं कर रहा था, तो भाई मैं आपको बता दूं बिजनेस और प्रोफेशन में पीजीबीपी हेड में अगर हम लोग बात करेंगे, सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 की बात मैं आपके साथ करने वाला हूं। और इसमें मैं आपको बता दूं बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन, तीन चीजें इसमें मैंने कवर कर ली। अब आप बोलेंगे सर एक बात तो बता दीजिए कि आपने इसमें बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को कवर कर लिया, ये तो गलत बात है। आपने जो है बिजनेस मैन को भी उसी में कवर कर लिया और प्रोफेशनल जो बंदा है आपने उसको भी उसी में कवर कर लिया। इसका मतलब ये है, हमारे एक डॉक्टर साहब है वो नाराज हो गए कि क्या मतलब हुआ, हमारे में और किराने की दुकान चलाने वाले में आपने फर्क नहीं समझा कि किराने की जो शॉप चलाता है वो बिजनेसमैन है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, आपने मेरे को भी उसी हेड में रख दिया, आपने बिजनेसमैन को भी उसी हेड में रख दिया, ये तो गलत बात है। तो हमने उन डॉक्टर साहब को समझाया कि डॉक्टर साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे अंबानी साहब भी इसी में है, या अडानी साहब भी इसी में है, टाटा साहब भी इसी में है ना, जितने जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं सभी इसी हेड में है। आपको उनके साथ हमने रखा है, हमने किराने की दुकान चलाने वाले के साथ आपको नहीं रखा है। हमने बिजनेसमैन को भी, हमने प्रोफेशनल को भी, हमने वोकेशनल को भी, तीनों को इसी हेड में रखा। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। इन तीनों को एक ही हेड में रखने के पीछे हमारा क्या रीजन था, तो मैं आपको बता दूं इन तीनों को एक ही हेड में रखने के पीछे हमारा मेन रीजन था कि अगर मैं एक बिजनेसमैन को, आप सुनो जरा, एक बिजनेसमैन को अगर मैं पूछता हूं कि आप मेरे को ये बताओ आपकी इनकम आप कैसे निकालोगे, अगर मैं आपको पूछता हूं एक बिजनेसमैन को कि भाई बताओ आपकी इनकम कितनी है, तो एक बिजनेसमैन अपनी इनकम कैसे निकाल कर देगा? सब लोग मेरे को फटाफट से बताओ। अगर मैं एक बिजनेसमैन को बोलूं कि आप बताओ आपने एक ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, वो अपनी इनकम कैसे निकाल कर देगा? जरा एक बार सब बच्चे मेरे को रिप्लाई करो। एक बिजनेसमैन को अपनी इनकम निकालने के लिए क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा? एक बिजनेसमैन को अपनी इनकम निकालने के लिए क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा? सब बच्चे फटाफट से मेरे को रिप्लाई करें। जब तक रिप्लाई नहीं आएंगे ना मैं करवाऊंगा नहीं आपको, रिप्लाई नहीं आएंगे मैं करवाऊंगा नहीं। मेरे पास वरुण मित्तल कह रहे हैं सर पी एंड एल अकाउंट बना करके आप अपना इनकम जो है वो शो कर सकते हो। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, सबका जवाब आ रहा है मेरे पास कि सर एक बिजनेसमैन अपना पी एंड एल अकाउंट बना करके पी एंड एल अकाउंट बनाएगा और पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में रखेगा सारे एक्सपेंस को। पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में हम लोग रखने वाले हैं सारे एक्सपेंस को और क्रेडिट में हम लोग रखने वाले हैं सारी इनकम को। पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग रखने वाले हैं सारी इनकम को, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग रखने वाले हैं इनकम को, और पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में हम लोग रखने वाले हैं एक्सपेंस को। क्रेडिट में रखने वाले हैं इनकम को, डेबिट में रखने वाले हैं एक्सपेंस को, और क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल को माइनस करके आप अपना नेट प्रॉफिट जो है वो निकाल देने वाले हैं। पी एंड एल अकाउंट बनाकर आप अपना नेट प्रॉफिट निकाल देने वाले हैं। चलिए बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा? आप चलो आपने समझ लिया। आप चले गए एक सीए के पास, या मान लीजिए आप चले गए एक डॉक्टर के पास, एक सीए के पास चले गए या तो आप एक डॉक्टर के पास चले गए। से हम लोग चले गए एक डॉक्टर साहब के पास जिनका बहुत बड़ा सा एक हॉस्पिटल है, और मैंने बोला डॉक्टर साहब आप अपनी इनकम कैसे निकालते हो? क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे प्रोफेशनल हैं। अब सब बच्चों का फिर से मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए कि डॉक्टर साहब को अगर अपनी
अपनी इनकम बतानी हो तो वो कैसे निकाल कर बताएंगे? बताइए जरा फटाफट से। डॉक्टर साहब को अगर अपनी इनकम निकाल कर बतानी हो तो डॉक्टर साहब अपनी इनकम कैसे निकालेंगे? बताओ जरा। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपको अपनी इनकम बतानी हो तो आप कैसे निकालोगे? फटाफट से मेरे को रिप्लाई करो। अगर आपका एक बड़ा सा क्लिनिक है या हॉस्पिटल है और मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको अपनी इनकम बतानी है, तो किस तरह से आपको अपनी इनकम बतानी है? तो आपने बोला सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। यानी कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आप जो हैं अपनी इनकम बताएंगे, जिसमें क्रेडिट साइड में आप लिखने वाले हैं फीस रिसीव, जो आप अपने पेशेंट से या क्लाइंट से फीस रिसीव करेंगे। ऑपरेशन चार्जेस वगैरह जो आपके होंगे, ऑपरेशन फीस आपकी होगी। या आप अगर क्लाइंट के घर में जाके विजिट करते हैं तो विजिटिंग फीस, या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर आप अपना मेडिकल सर्विसेज देकर आते हैं तो विजिटिंग फीस आपको मिलेगी। इसी तरह से एक्सपेंस में आपको स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट और ये सब खर्चे देने हैं। और उसके बाद आप निकाल कर देंगे नेट प्रॉफिट। तो आप मेरे को एक बात बताइए, एक बिजनेसमैन का इनकम को शो करने का तरीका और एक प्रोफेशनल का अपनी इनकम को शो करने का तरीका सेम है या नहीं है? दोनों को अपनी इनकम कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मेट पर जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन को तो भी उसी फॉर्मेट पर जाना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल को तो भी उसी फॉर्मेट पर आपको जाना पड़ेगा। ये वाली बात सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आपको उसी फॉर्मेट पर जाना पड़ेगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको उसी फॉर्मेट पर जाना पड़ेगा। सब बच्चे बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर मैं आप एक सैलरीड पर्सन होते, आप जरा सोचिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन होते जो आप जॉब कर रहे हैं किसी इंप्लॉयर के पास, जहां से आपको मिलती है सैलरी, जहां से आपको मिलता है अलाउंसेस, जहां से आपको मिलते हैं परक्यूजिट, तो मेरे को बस एक बात बता दो, अगर आपको इन सब लोगों से सैलरी, परक्यूजिट, अलाउंसेस ये सब मिलते हैं तो आप मेरे को बताना जरा, क्या आप उस सिचुएशन में आप जो है पी एंड एल अकाउंट बनाते क्या? आप बताना जरा, सैलरी पर्सन की इनकम को शो करने के लिए आप पी एंड एल अकाउंट बनाते क्या? एक सैलरीड पर्सन की इनकम को शो करने के लिए आप पी एंड एल अकाउंट बनाते क्या? सैलरीड पर्सन की इनकम को शो करने के लिए आप उसका सैलरी स्टेटमेंट बनाते हैं कि उसको जो जो मिला, उसको सैलरी मिली, उसको अलाउंस मिले, उसको परक्यूजिट मिले, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, जो जो बेनिफिट हमने उसको दिए उन सब की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती सेपरेटली, एक एक करके, कि सैलरी इतनी टैक्सेबल, अलाउंस इतना टैक्सेबल, परक्यूजिट इतना टैक्सेबल, ये आपके रिटायरमेंट बेनिफिट इतने टैक्सेबल। उन सबको ऐड करके जो सैलरी का चार्ट बनता, उसके बिहाफ पर आप बता पाते कि एक पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी। उसके लिए आपको पी एंड एल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं शायद? तो एक बिजनेसमैन और एक प्रोफेशनल अगर अपनी इनकम को शो करेगा तो उसको अपनी इनकम शो करने के लिए पी एंड एल अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। और पी एंड एल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब से जब मैं बताऊंगा तो एक बात ध्यान रखना मेरे लिए, पी एंड एल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन दोनों में कोई डिफरेंस मेरे लिए नहीं है। ये वाली बात आप मानकर चलेगा कि जो ट्रीटमेंट पी एंड एल अकाउंट में होगा वही ट्रीटमेंट आपका किस में होगा बेटे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा। तो सेम ट्रीटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस। सेम ट्रीटमेंट है आपका यहाँ पी एंड एल में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस, और उसके बाद आपको निकाल कर दिया गया नेट प्रॉफिट, यहां से भी और यहां से भी निकाल कर दिया गया नेट प्रॉफिट। तो जब आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो आप मेरी बात को समझिएगा, जब आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको लगता है डिपार्टमेंट मेरे हाथ खोल देगा? अब जरा सोचिए, अगर तो मैं एक बिजनेसमैन हूं या तो मैं एक प्रोफेशनल हूं और मेरे को बोला गया कि भैया बना लो अपनी मर्जी से अपना पी एंड एल, तो जरा सोचिए आप पी एंड एल अकाउंट में कभी नेट प्रॉफिट निकाल के दे दोगे? आप सोचिए जरा, अगर मैं मेरे को कोई बोलेगा मैं प्रोफेशनल हूं, मेरे को पी एंड एल अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, अब जरा सोचिए अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह दे कि टी आर जैन सर जैसे आपका दिल करे वैसे आप पी एंड एल बना लो, जो प्रोविजन आपको लगते हैं वो लगा लो और नेट प्रॉफिट निकाल कर दो और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको लगता है मैं नेट प्रॉफिट निकाल के दे दूंगा? बताना जरा, आपको क्या लगता है मैं नेट प्रॉफिट निकाल के देता हूँ? अभी भी आपको क्या लगता है मैं नेट प्रॉफिट निकाल के डिपार्टमेंट को देता हूँ? आपको क्या लगता है बताना जरा, आपकी राय क्या है बताना जरा।
सब लोग कह रहे हैं सर नेट प्रॉफिट आप कहाँ निकाल कर देते होगे, हमें तो लगता नहीं आप टैक्स भरते भी होगे। लेकिन नहीं, मैं ईमानदारी से टैक्स भरता हूँ, बिल्कुल आपको ये टेंशन मत लें, क्योंकि ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तभी तो आपके पास व्हाइट मनी जनरेट होगा। ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे तभी तो आपकी व्हाइट मनी जनरेट होगी। व्हाइट मनी भी तो चाहिए भाई, ब्लैक मनी में रखना है क्या सारा कुछ? सुमित कह रहा है सर आप बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते होगे, मेरे को पता था तो यही बोलेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं बड़ी ईमानदारी से टैक्स पे करता हूँ गवर्नमेंट को। मैं बड़ी ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ, आप बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल। और मैं सब लोगों को बता दूं, एक बात सुनिए जरा सब बच्चे, अगर आपको इनकम शो करनी है पी एंड एल अकाउंट बनाकर, तो भाई पी एंड एल अकाउंट में अभी तक 11th क्लास से आप क्या पढ़ते आ रहे हैं? 11th क्लास से हमने आपको बताया कि ट्रेडिंग और पी एंड एल की क्रेडिट साइड में एक तो आती है सेल्स। अभी ना एक बात सुनना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, तो मेरे लिए वो सारा का सारा पी एंड एल ही है। मैं तो क्या मानता हूँ, पी एंड एल की क्रेडिट में आती है इनकम, डेबिट में आता है एक्सपेंस, और उससे निकलता है नेट प्रॉफिट। अकाउंट्स में तुम बनाते होगे ट्रेडिंग अकाउंट, मेरे को भी ट्रेडिंग अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ पी एंड एल ही है। डेबिट में एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम, बस। अब मैं सोचिए पी एंड एल की क्रेडिट में लिख दूंगा सेल्स, पी एंड एल की क्रेडिट में मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट रिसीव, पी एंड एल की क्रेडिट में मैं लिख दूंगा डिविडेंड रिसीव, पी एंड एल की क्रेडिट में मैं लिख दूंगा रेंट रिसीव। ये सब मैं पी एंड एल की क्रेडिट में दिखा दूंगा, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब मैं पी एंड एल की क्रेडिट में दिखा दूंगा। सेल्स भी दिखा दूंगा और अदर इनकम भी, और प्रॉफिट ऑन गेन ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन गेन ऑफ लैंड, सब मैं पी एंड एल की क्रेडिट में दिखा दूंगा। डेबिट साइड में मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड में मैं दूंगा सैलरी, डेबिट साइड में मैं दूंगा रेंट, डेबिट साइड में मैं करूंगा परचेज, डेबिट साइड में मैं करूंगा डेप्रिसिएशन, डेबिट साइड में मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेबिट साइड में मैं 20 तरह के प्रोविजन बना दूंगा। प्रोविजन बनाने से पी एंड एल की डेबिट साइड कम तो होगी, लेकिन मेरे को पेमेंट किसी को नहीं करनी पड़ेगी, और प्रोविजन बना देने से मेरा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाने वाला है। सही बात है। अब क्योंकि हमने अकाउंट्स में पढ़ा 11th-12th क्लास में, आप बोलेंगे सर हमने पढ़ा हुआ है कि पी एंड एल की डेबिट में आप प्रोविजन बनाकर छोड़ सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आप बना सकते हो, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना सकते हो, आप प्रोविजन डेप्रिसिएशन का भी बना सकते हो। सर डेप्रिसिएशन लगा दो, डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू हम बुक्स में कम कर देंगे, और डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन जब पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो क्यों ना डेप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। तो भाई अगर आप अपनी मर्जी से सब कुछ करोगे तो आप नेट प्रॉफिट कभी निकाल कर नहीं दोगे। तो मेरा इस चैप्टर में क्या एजेंडा है, मेरा एजेंडा ये है कि जो ये पी एंड एल अकाउंट आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है ये पी एंड एल अकाउंट आपका गलत है। आप बोलेंगे सर पढ़ाया तो आपने ही था, तो आपने गलत क्यों पढ़ाया, आप पहले से ठीक पढ़ा देते। देखो भाई इसमें ना पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब अपन लोग पढ़ते हैं ना सिलेबस, तो ना आपको मैं बताता हूँ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, या ब्रांचेस कह लो, या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। आप मेरी बात को पहले समझना, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा 11th क्लास में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है फिनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 1 पर हम लोग लेकर चलते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक का सारा काम करते हैं। और आप ये कह लो कि जितना आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा वो सारा का सारा फिनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद एक आपको पढ़ाया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो लोग मेरे साथ अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं सीए इंटर में, उन लोगों ने पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। एक आपको पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो आप लोग सीए इंटर ग्रुप 2 में मैनेजमेंट एफएम का टॉपिक पढ़ते हो, वो पूरा का पूरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही तो है। ग्रुप 2 में जो एफएम का टॉपिक आप पढ़ते हो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और एक लास्ट में अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा, एक टॉपिक हमारे पास रहता है बेटे यहाँ, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स अकाउंटिंग में दो तरह से, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, इनकी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अब जब मैंने आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाना स्टार्ट किया
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग न्यूमेरिक कैलकुलेशन करते हैं, उसके ऊपर कोई रूल जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही फॉलो होते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स के रूल अप्लाई नहीं होते। हम चाहे जैसे अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं, हम चाहे जैसे अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। हम अकाउंटिंग में जो अपनी न्यूमेरिक कैलकुलेशन है अपने आराम से कर सकते हैं, जो चाहे प्रोविजन बना सकते हैं, जो चाहे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, जो चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जैसे चाहे जिस रेट से चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं। सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा आप सब लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का एस्टिमेशन हम लोग लगाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग फ्यूचर की बात कर लेते हैं। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करंट ईयर की बात होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में करंट ईयर से पहले की बात होती है कि पहले एस्टिमेशन कर लो, उसके बाद एक्चुअल बनाना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग बात करते हैं बिजनेस के फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये बात आप मानकर चलना। और अगर मैं बात करूं आपके फ्यूचर के अकाउंटिंग के अलावा, अगर मैं बात करूं आपके टैक्स अकाउंटिंग की, तो इसमें हम लोग जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में पूरे ईयर में किया, उसका जो एंड रिजल्ट होगा, उसके बिहाफ पर हम गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करने वाले हैं। पूरे साल में जो वर्किंग की, उस वर्किंग के एंड में हम जो है उसकी अकाउंटिंग करके उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देने वाले हैं। इस तरह से हमें जो है इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो जब हम लोग टैक्स अकाउंटिंग करेंगे तो इस फिनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को बेस बनाएंगे। जब हम लोग टैक्स अकाउंटिंग करेंगे तो हम फिनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को बेस बना करके अपनी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे, आप मेरी बात को समझो, जब आप ऐसा करोगे फिनेंशियल अकाउंट्स के डाटा को बेस बनाकर और आप टैक्स अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो इस डाटा में कुछ एरर्स होंगी जो कि हम टैक्स अकाउंटिंग में जाकर के ठीक कर लेंगे। समझ गए आप मेरी बात? जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा, फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप लोगों ने पढ़ा, उस फिनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को टैक्स अकाउंटिंग में जाके हम एरर फ्री कर देंगे। यू कह लो आप। अब मेरी बात सुनो, जो इनकम अब आपको क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं, बस आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि पीजीबीपी चैप्टर क्या है और मैंने क्यों बोला था इस चैप्टर में आपको अपनापन महसूस होगा। मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा सब्जेक्टिव, तो मैं आपको एक पी एंड एल अकाउंट दूंगा। जब मैं एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो मैं आपको एक पी एंड एल अकाउंट दूंगा जो कि बनाकर दिया होगा, जिसकी क्रेडिट में सारी इनकम होंगी, डेबिट में सारे एक्सपेंस होंगे। तो जब मैं आपको पी एंड एल अकाउंट दूंगा तो पी एंड एल अकाउंट देख के आप चस गए पहले तो कि ये तो मेरे को आता है बनाना। ये देखो, क्रेडिट में सारी इनकम है, डेबिट में सारे एक्सपेंस है, क्रेडिट में सेल लिखा हुआ है, रेंट रिसीव लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है, डेबिट में परचेज लिखा हुआ है, वेजेस लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिखा हुआ है। ये तो मैंने +1 में ही पढ़ लिया था। आप इसमें नया क्या पढ़ाओगे? मैं इसमें नया ये पढ़ाऊंगा कि जो आपको पी एंड एल अकाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, वो गिवन होगा एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग, कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको गिवन होगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग में पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको गिवन होगा, और हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स के रूल्स अप्लाई करके सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 इंप्लीमेंट करके हम लोग उस फिनेंशियल अकाउंटिंग के पी एंड एल को इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जब मैं पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा तो इस पी एंड एल अकाउंट को मैं रिवाइज करने वाला हूं। यानी कि ये कह लो कि जो इनकम आपको शो करके दी गई है पी एंड एल अकाउंट बनाकर, आपको इस इनकम को रिवाइज करना है। भाई आपने अपने फिनेंशियल अकाउंटिंग के रूल लगाकर आपने ये बता दिया कि भाई इतनी इनकम आपके बिजनेस की होनी चाहिए, लेकिन क्या ये इनकम एक्यूरेट है? क्या आपके बिजनेस की इनकम इतनी होगी या इससे कम या ज्यादा होगी? आप जरा सोचिए ना भाई। आपको मैंने इनकम टैक्स जिस दिन आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, जब तक आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा था, जरा सोचो, क्या आपको पता था इनकम के 5 हेड्स होते हैं? क्या आपको पता था सैलरी हेड होता है? क्या आपको पता था हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है? क्या आपको पता था पीजीबीपी हेड होता है, कैपिटल गेन हेड होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है? क्या आपको पता था? नहीं पता था। आपको यह पता था कि ट्रेडिंग एंड पी एंड एल होता है, जिसमें अगर ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट आप बनाओगे तो डायरेक्ट इनकम जो है वो ट्रेडिंग में जाएंगी, इनडायरेक्ट इनकम जो होंगी वो पी एंड एल में जाएंगी। आपको सिर्फ इतना बताया गया था। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हमें हेड से मतलब ही नहीं है। हम तो क्या देखते हैं कि भाई अगर कोई इनकम डायरेक्ट इनकम है तो वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है
तो वो जाएगी पी एंड एल में। हमें तो अकाउंट्स में इतना पढ़ाया और आज भी आपको अदर टीचर यही पढ़ा रहे हैं। आप किसी अकाउंट्स के टीचर से बात कर लो आज भी, तो आपको यही पढ़ाएंगे कि भाई डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग से राइट ऑफ होंगी, इनडायरेक्ट इनकम पी एंड एल से राइट ऑफ होंगी। और इसी तरह से डेबिट साइड में कोई भी एक्सपेंस होगा, जो डायरेक्ट होगा वो ट्रेडिंग में आ जाएगा, इनडायरेक्ट होगा तो वो पी एंड एल में आ जाएगा। और आपको पी एंड एल में सिखाया गया कि आप डेप्रिसिएशन चाहे जो मेथड लगा लो, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन, जो चाहे लगा लो। दूसरी बात, प्रोविजन चाहे कितना बना लो, बस क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए इतना प्रोविजन बनाना है, उतना उठा के तुम प्रोविजन बना दोगे। आपको तो बस ये आज भी यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो पी एंड एल आपको एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया गया, जैसे मैं इस पी एंड एल की क्रेडिट साइड पे नजर डालता हूं और जैसे मेरे को क्रेडिट साइड में नजर आता है रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव, तो मेरा दिमाग सरक जाता है कि भाई इंटरेस्ट रिसीव यहां कैसे आ गया, ये तो अदर सोर्स हेड की इनकम में जाना चाहिए। डिविडेंड रिसीव अदर सोर्स में आना चाहिए। रेंट रिसीव हाउस प्रॉपर्टी हेड में आना चाहिए। ये आपने पी एंड एल में क्रेडिट क्यों कर रखे हैं? अब मैंने देखा है तो पी एंड एल में क्रेडिट है, तो मैंने देखते ही बता दिया ये पी एंड एल गलत है, ये नेट प्रॉफिट बिजनेस का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बिजनेस से आने वाले रेवेन्यू को तो पी एंड एल की क्रेडिट में रखा, लेकिन साइड बाय साइड आपने अदर इनकम को भी तो पी एंड एल में दिखा दिया। वो इनकम जो बिजनेस की है ही नहीं, आपने उठा के उनको पी एंड एल में क्रेडिट कर रखा है। क्या बात हुई है? इसका मतलब ये कि जो ये नेट प्रॉफिट तुम्हारा निकल कर आया, ये बिजनेस की इनकम है ही नहीं। इसी तरह से अगर आप डेबिट साइड की बात करेंगे, क्योंकि आपने इन इनकम को क्रेडिट में दिखा दिया। एक बात सोचने वाली है, इन इनकम से रिलेटेड अगर जो भी एक्सपेंस हुए होंगे, वो भी तो आपने पी एंड एल की डेबिट में रखे होंगे। इन इनकम से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस आपने किए होंगे, वो भी तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में रहे होंगे। यस या नो? सही बात है या नहीं है? वो एक्सपेंस भी तो आपके पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में रहे होंगे। बताओ जरा, इस बात में कोई गलत है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, वो तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में ही रहने वाले हैं। सब बच्चे बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? जितने भी एक्सपेंस थे वो पी एंड एल की डेबिट में आ गए, और जितनी भी इनकम थी वो सब आपने पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो कर दिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत है। ये पी एंड एल अकाउंट जो आपने बनाया, ये पी एंड एल अकाउंट आपका गलत है। तो मैं क्या करूंगा, इस पी एंड एल अकाउंट को एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 28 टू 44 मैं आपके इस पी एंड एल अकाउंट को रिवाइज करने वाला हूं। तो किस तरह से रिवाइज करेंगे, उसके लिए किस तरह से रूल अप्लाई होंगे, वो हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से करेंगे। और इस चैप्टर के लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है वो बना करके दिया है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो मैंने एक फाइल आप लोगों के लिए स्क्रीन पर रखी हुई है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये वाला चैप्टर मैंने आपके लिए स्क्रीन पर रखा हुआ है, और सेम चैप्टर आप लोगों को इशू मैंने कर दिया था। तो इस चैप्टर से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके लिए यहां रखी है। हर एक बात बिल्कुल थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज की जो मेरी क्लास है, इसमें मैंने आपके साथ एक बार स्टार्ट कर दिया था। मैंने इसके अंदर कोई ज्यादा सा काम नहीं करवाया, जस्ट मैंने आपके माइंड सेट किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीजीबीपी। पीजीबीपी चैप्टर है क्या, पीजीबीपी में आपको क्या पढ़ना है, क्यों बनाया गया पीजीबीपी चैप्टर। भाई साहब सीधी सी बात है, पी एंड एल अकाउंट आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाकर दे दिया गया, लेकिन उसके ऊपर रूल हमने जो लगाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले लगाए हैं, उनमें हम लोग क्या करेंगे, उन रूल को हटाकर हम लोग पी एंड एल अकाउंट के रूल में कन्वर्ट करेंगे। पी एंड एल से हम लोग इनकम टैक्स के रूल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद किस तरह से उसकी टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज के लिए इतना करेंगे, आज की क्लास को इतना करिए। नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर हम लोग पीजीबीपी की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे लाइव, और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से पीजीबीपी को आप बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ सकते हैं। आज की क्लास का फीडबैक क्या है, फटाफट से आप मेरे को रिप्लाई कर दें। उसके बाद कल हम लोग सेम टाइम पर इसको लाइव जो है वो स्टार्ट करने वाले। फटाफट से आज की क्लास का फीडबैक बता दीजिए क्या है। मैं सुबह से स्टार्ट कर रहा हूं, आज ये मेरी लास्ट क्लास थी, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों के लिए हमेशा बना रहेगा। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया लेवल पर हर एक पॉइंट आपके लिए क्लियर करने वाला हूं, बहुत बढ़िया लेवल पर आपका सिलेबस करवाने वाला हूं, बिना थके बिना रुके हम लोग लगे रहेंगे लाइव क्लास में बहुत अच्छे लेवल पर। बताइए आज की क्लास का फीडबैक। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अपना पीजीबीपी वाला चैप्टर जो है
वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की